नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बात करे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और वहां पर अपन उस सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सिंथेसिस मेथड पढ़ी। आज अपन बात करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एल्केनोइक एसिड भी कहते हो क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, देखिएगा एल्केन कोई सीरीज होगी, वहां पर कोई COH ग्रुप लगा रहता है, उसको आप क्या बोल देते हो, एसिड ग्रुप बोल देते हो। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट की। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला आता है अपना फिजिकल स्टेट, इसको आप कहते हो भौतिक अवस्था। देखिएगा भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। आपके जो होते हैं C1 से लेकर C10 तक के जितने भी एल्केनोइक अम्ल होते हैं, C1 से लेकर C10 तक, यानी कि मेथेनोइक एसिड से लेकर आपका 10 कौन से हो गया, डेकेन हो गया, तो डेकेनोइक एसिड। जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो होते हैं रंगहीन द्रव्य, इनका कोई रंग नहीं होता है और वो सभी लिक्विड फेज में होते हैं। इसके अलावा इसके आगे के जितने भी लिक्विड होते हैं यानी कि C11 और उसके आगे वाले, उनकी यदि अपन बात करें तो वो होते हैं सभी रंगहीन ठोस। कैसे होते हैं, रंगहीन ठोस होते। अगली अपन बात करें, ये हुआ फिजिकल स्टेट, इनके ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसकी गंध के बारे में। देखिएगा C1 से लेकर C3 की जहां बात आती है, यानी कि C1 से लेकर C3, इसका मतलब आपका मेथेनोइक एसिड, आपका एथेनोइक एसिड, आपका प्रोपेनोइक एसिड, जिनमें कितने कार्बन हो, 3 कार्बन हो। C1 से लेकर यदि अपन बात करें C3 तक की, तो ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। इनकी जो गंध होती है वो होती है तीक्ष्ण गंध। आगे देखिएगा C4 से लेकर C9 तक की जहां बात आती, C4 से लेकर C9 तक, यदि अपन यहां बात करेंगे तो C4 से लेकर C9 तक के जितने भी आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सभी सड़े हुए जो मक्खन होती है उनके समान गंध देते हैं आपको, यानी इनकी जो गंध आती है वो सड़े मक्खन के समान आती है। ठीक है, तो C4 से लेकर C9 तक की बात करोगे आप तो सड़े मक्खन के सम, और इसके आगे है जितने भी C10 और उस C10 से आगे वाले, मतलब C10 और इसके जितने भी हैं आगे वाले, उनकी यदि आप बात करोगे तो वो सभी आपके होते हैं गंधहीन। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोई किसी प्रकार की गंध नहीं होती है। चलेगा, यहां तक आप कीजिए नोट। आगे लगाइए हेडिंग, इनकी देखते अपन सोल्यूबिलिटी या इनकी विलेयता। देखिएगा वाटर में विलेयता देखेंगे। देखो निम्नतर जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्केनोइक एसिड होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तीसरे पॉइंट की अपन बात करेंगे सोल्यूबिलिटी। देखिएगा सोल्यूबिलिटी, इसी को आप बोल देते हो विलेयता। देखिएगा विलेयता की बात करेंगे अपन, सबसे पहले सोल्यूबिलिटी की बात करते हो तो लगभग C1 से लेकर C4 तक की, या आप इसको बोल देते हो निम्नतर एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल। निम्नतर एल्केनोइक अम्ल है वो आपके होते हैं वाटर सोल्यूबल। देखिएगा ये सभी आपके जल में हो जाते हैं विलेय। कारण क्या है इसका, तो देखिए RC डबल बॉन्ड O
और इधर क्या है आपका H। ये क्या करते हैं, वाटर के साथ में H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिएगा यहां आपका कोई वाटर आया, मान लीजिए उस वाटर के साथ इसने क्या बना दी है, H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर दी। तो इसी कारण ये क्या होते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। और वाटर में किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं ये, तो आप जानते हो दो अलग अलग अणु के मध्य है, तो अंतरा अणु के H बॉन्डिंग, इसी को आप क्या बोलते हो। आगे देखिएगा, जैसे जैसे आप बढ़ाते हो मॉलिक्यूलर वेट, अब देखो अणु भार बढ़ेगा, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन भार बढ़ता है। देखिएगा अणु भार के बढ़ने पर विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो विलेयता अणु भार के क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विलेयता व्युत्क्रमानुपाती 1/मोलिकुलर वेट। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है विलेयता में क्या होती चली जाती है, कमी होती चली जाती है। कारण क्या बताओगे, देखिएगा यदि मोलिकुलर वेट आप बढ़ाते हो, तो मोलिकुलर वेट बढ़ाने पर आपको जानते हो, जैसे 4 कार्बन के बाद चलते हो आप 5 कार्बन, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ रहा है। तो मोलिकुलर वेट में वृद्धि करने पर हाइड्रोकार्बन भाग है, या जिसको आप कहते हो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, उस हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अब देखो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उसका जल विरोधी जो भाग है वो भी क्या जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब जल स्नेही भाग में वृद्धि नहीं होगी, हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी भाग है, देखिएगा जल विरोधी भाग है, इसमें क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जल विरोधी भाग में जैसे वृद्धि होगी, ठीक वैसे ही आपकी जो विलेयता है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है। तो शायद आप इस पॉइंट को समझ गए अच्छे से। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर विलेयता कम क्यों होती है, तो उसका कारण आपको ये बताना है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, फिर आपसे यहाँ पर एक आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जल में विलय क्यों होते हैं, तो उसका कारण क्या बताओगे आप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना देते हैं, H बॉन्डिंग बना देते हैं जल के साथ में, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना देते हैं, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम टीआर लगा लीजिएगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में फिर अपन देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिएगा अगला पॉइंट है अपने पास में इसका बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करने जा रहा हूं, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या जिसको आप कह देते हो क्वथनांक। अब इनकी डेफिनेशन वगैरह जानते हैं गलनांक और क्वथनांक की, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, अपने को केवल पता होना चाहिए एल्केनोइक अम्ल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है। देखिएगा आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और उसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका क्वथनांक एल्कोहल से ज्यादा होता है, और एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए ईथर है, या आप क्या बोलोगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या बोल दोगे यहां पर, आपके एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन, इससे ज्यादा होता है। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का तो होना ही होना, फिर एल्कोहल का होना है, और यहां पर क्या होना है आपके ईथर का। याद करो, देखिए मैंने एक कलम और भी लिखाया था, एल्डिहाइड और कीटोन की भी यहां पर बीच में बात की थी पीछे, जहां एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पिछले चैप्टर में अपने चर्चा की थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, शायद आपको अच्छे से याद होगा। देखिएगा वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल ये तो होते ही होते हैं, उसके बाद में क्या होता है आपका कीटोन होता है, फिर आपका क्या होता है एल्डिहाइड होता है, फिर आपके हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, इन सब का हो जाता है। आई बात समझ में? यहां पर केवल आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है, बस केवल ये ध्यान में रखना। देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है,
आपसे पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, कारण क्या है? देखो समान अनुभार जहां आ जाए, यदि समान अनुभार का आप क्या ले लो, कोई एल्कोहल ले लो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई ईथर देख लो, कोई हाइड्रोकार्बन देख लो, तो वहां पर तो आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा ज्यादा ही ज्यादा होता है। एग्जाम्पल क्या बताओगे, देखिएगा, उसका कारण ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको मान लीजिए दे दिया जाए समान अणुभार वाले यौगिक। अब देखो समान अणुभार वाले यौगिक की यहां लिख रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है मान लीजिएगा मेरे पास में CH3COOH। फिर यहां पर एल्कोहल है कोई मेरे पास में CH3CH2CH2OH। क्लियर है? फिर देखिएगा यहां है मेरे पास में कोई, इसका एक आप बना दीजिएगा, ईथर बना दीजिएगा, CH3CH2OCH3, और फिर आप बना दीजिएगा एक एल्केन। देखिएगा CH3CH2CH2 और यहां CH3, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, यहां पर इन सब का लिख रहा हूं मैं मोलिकुलर वेट। देखो इसका मोलिकुलर वेट कैसे काउंट करोगे, आपको पता है कार्बन का 12, इधर कार्बन का 12, 12 12 24, और 16 16 32, और 3 और 1 ये कितना हो गया 60। अब देखो समान अणुभार वाले भी हो सकता है, या यहां पर मैं लिख सकता हूं लगभग समान अणुभार वाले यौगिक यदि आप लोगे तो फिर आपको यह क्रम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस क्रम का जो लॉजिक है वो भी आपके सामने पेश हो जाएगा। देखिएगा 60 हो गए। इसकी बात करोगे आप, कार्बन 1 2 3, इसका मतलब एक कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 3, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 16 हो गया, प्लस करोगे हाइड्रोजन की बात करोगे, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है। टोटल मोलिकुलर वेट निकालोगे तो देखो बांट दिया 36, 36 और 8 कितने हो गए आपके 44, 44 और 16 कितने हो गए आपके 60 हो गए। इसकी बात करोगे आप तो जानते हो ईथर और एल्कोहल आपस में आइसोमर्स होते, समावयवी होते, क्रियात्मक समसमावयवी। तो देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब यदि बात करोगे तो यहां पर क्या होगा, इसका भी मोलिकुलर वेट आपके सामने क्या निकल के आता है 60 निकल के आता है। और इसकी बात करोगे तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब 12 इंटू 4 48, प्लस 3 2 5 2 7 3 10 हो गए 58, लगभग सब बराबर आ रहा है, 1 2 का फर्क हो सकता है। मैंने ऊपर लाइन लिख दी लगभग समान अणुभार वाले यौगिक। 58 हो गया आपका। देखिएगा अब देखिएगा आप लोग, यहां पर यदि आपसे पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बताओगे, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाता है आपका, इनकी यदि अपन बात करेंगे, एक एल्डिहाइड कीटोन लेना चाहोगे आप उसके समान, तो फिर आपको पता है कीटोन का होना और उसके बाद में एल्डिहाइड का होना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। यहां तक समझिए इस पॉइंट को। देखिएगा आगे देखिएगा, इसी की बात कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल की तुलना में ज्यादा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो देखिएगा कार्बोक्सिलिक जो आपका एसिड होता है ये होता है, इसके दो अणु आपस में जुड़ते हैं, और दोनों जो अणु है आपस में वो जुड़ के यहां से क्या फॉर्म कर देते हैं, मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया है R के स्थान पर CH3 ले लिया है, और इधर भी मैंने ले लिया R के स्थान पर CH3। इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका एसिटिक एसिड हो गया। और इसको देखोगे आप तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इसका कारण क्या देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH बॉन्ड होता है ये किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। अब यहां पर जो कार्बोनिल समूह है आप जानती हो इसकी नेचर ध्रुवीय होती है, यहां पर डेल प्लस आता है और इस पर क्या आता है डेल माइनस आता है। हाइड्रोजन होता है इस पर चार्ज क्या होता है आंशिक धनावेश होता है, इधर भी हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर क्या आंशिक ऋणावेश। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेते हैं
अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिएगा यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है उनकी मैंने पहले भी बात की है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है एसिटिक अम्ल का वास्तविक अणुभार। वास्तविक अणुभार देखो, एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालते हो आप तो 60 निकल के आता है। देखो कार्बन 2 है, 12 दूना 24 और 16 कितने हो गए ये 16 और 16 32। फिर आपके कितने हैं 4 हाइड्रोजन 60 आता है। वास्तविक अणुभार 60 है, लेकिन अणु संख्या गुणधर्म ये आप पढ़ोगे जहां पर सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, विलयन वाला दूसरा चैप्टर है, लेकिन अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से इसका प्रेक्षित अणुभार, इसका प्रेक्षित अणुभार 120 प्राप्त होता है। क्यों? तो देखो कारण क्या बताओगे? कारण बताओगे कि एसिटिक एसिड है, इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और वो बना देते हैं डाइमर। डाइमर बना देते हैं और इसको आप क्या कहते हो? द्विविलक कहते हो। ये द्विविलक आपका गैस अवस्था में भी हो सकता है, ये द्विविलक आपका वाष्प अवस्था में भी हो सकता है। द्विविलक का मतलब आप बोल सकते हो इसको एक प्रकार का पॉलीमर है। दोनों आपस में जुड़े, दोनों आपस में जुड़े, इसका मतलब इसमें क्या हो गया? इस अणु में एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? इस अणु का हो गया संगुणन। संगुणन होने पर 2 अणु आपस में जुड़ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो कार्बोनिल समूह होता है ध्रुवीय नेचर का होता है, उसका ऑक्सीजन परमाणु दूसरे मॉलिक्यूल जो एसिटिक एसिड का है आपका, उसके हाइड्रोजन के साथ में H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। और यहां पर पाई जाने वाली जो H बॉन्डिंग होती है वो होती है अंतरा अणु के H बॉन्डिंग, यानी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में पाई जा रही है। इसी कारण दोनों का जो अणुभार है वो अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से 120 प्राप्त होता है। इसका जो प्रेक्षित अणुभार है वो कारण बता दोगे आप? ऐसा होता है अंतराणु में H बॉन्डिंग के कारण 2 अणुओं का क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है। अब देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन और क्या बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होता है, उसका आपको बताना है कारण। देखिएगा उसका कारण क्या बताओगे? ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं आपको। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या बनाता है? द्विविलक बना देता है, 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एल्कोहल भी क्या करता है? किसी जल के अणु के साथ में क्रिया करता है और क्या बना देता है? H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देता है। आई बात समझ? लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में बना हुआ जो H बॉन्ड होता है वो एल्कोहल में बने हुए H बॉन्ड के कारण या H बॉन्ड की तुलना में प्रबल होता है। यानी एल्कोहल में जो H बॉन्ड बन रहा है वो कार्बोक्सिलिक में बनने वाले H बॉन्ड की तुलना में थोड़ा सा दुर्बल होता है। एल्कोहल वाला किसकी तुलना में? कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में। कारण बता दोगे आप? कारण क्या होने वाला है? तो यहां पर डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एग्जैक्ट कारण क्या है देखिएगा। एल्कोहल में तो क्या होता है? जो आपका OH ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है। और आप जानते हो OH ग्रुप है इधर एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इधर OH ग्रुप कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए होने के कारण यहां पर होने वाला ऐसा है कि इसकी पोलर नेचर आपको देखने को मिलेगी। किसकी? इस कार्बोनिल समूह की। देखिएगा इस कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति देखने को मिलती है और ध्रुवीय प्रकृति के कारण यहां पर जो H बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी इसकी तुलना में क्या हो जाती है? एल्कोहल की तुलना में एसिटिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
इसी कारण कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल की तुलना में ज्यादा प्राप्त हो जाता है। शायद ये पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम टीआर लगा लीजिएगा। एक पॉइंट और देखते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप बोल देते हो गलनांक बिंदु। देखिएगा, गलनांक बिंदु या उसी को आप बोल देते हो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आप कह देते हो इसका गलनांक। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, C1 से लेकर C10 तक के जितने भी आपके एल्केनोइक एसिड है या आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, C1 से लेकर C10 तक, उनकी यदि अपन बात करें तो समसंख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिएगा, समसंख्या वाले जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उन सबका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक होता है। यानी यहां पर विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। इस बात को यहां गांठ बांध लीजिए। अब मान लो कोई आपको दो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे और उनमें आपको यदि पूछा जाए गलनांक का क्रम, तो आप क्या बताओगे? सम संख्या वाले का ज्यादा होता है विषम संख्या की तुलना। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां इसका कारण क्या है। तो देखिएगा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक थ्योरी है जिसको आप कहते हो अक्ष किरण विवर्तन अध्ययन। इस थ्योरी के द्वारा यह स्पष्ट हुआ। क्या स्पष्ट किया गया? देखो इधर लिख रहा हूं मैं CH3 CH2, फिर आपका CH2, फिर यहां हो गया आपका CH। देखो 1 2 3 4 सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, और सम संख्या किसकी होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, सम संख्या किसकी होनी चाहिए? कार्बन की। इधर भी किसकी होनी चाहिए? कार्बन की। चलो तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब इवन नंबर है क्या? सम संख्या है क्या? बिल्कुल। एक लिख रहा हूं मैं ओड। देखो CH3, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH2 और यहां COOH। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए इसमें। 5 कार्बन हो गए, इसका मतलब आज सीधा सा मतलब जानते हो, ओड कहते हो इसको, और इसको क्या बोल देते हो? विषम कह देते। क्लियर? अब कुछ ध्यान दीजिएगा, यहां पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। यहां पर आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। सम संख्या वाले में तो क्या होने वाला है? सम संख्या वाले को आप ध्यान से देखो तो उसमें जो मेथिल ग्रुप है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है क्या? एक दूसरे की विपरीत दिशा में है क्या? तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि यहां पर CH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी C1 और C5 ये क्या है? एक दूसरे के एंटी है, विपरीत दिशा में, जिसके कारण ये कोई क्रिस्टल चालक होगा आपका, उसकी पैकिंग होती है वो बहुत शानदार हो जाती है। उस क्रिस्टल जालक में भले भांति समायोजित हो जाते हैं, इनकी पैकिंग क्या होती है? बेस्ट होती है। जबकि यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है, आपका मिथाइल ग्रुप है विषम संख्या वाले में और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या होते हैं? दोनों ग्रुप है वो एक ही ओर स्थित है, एक ही ओर स्थित है। तो यहां पर जो पैकिंग होती है क्रिस्टल जालक में, अणुओं की जो व्यवस्था होती है, समायोजित होने की जो व्यवस्था होती है,
वो क्या हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी दुर्बल होती है, और यहाँ पर समायोजित होने की व्यवस्था क्या हो जाती है, प्रबल होती है, और यहाँ पर थोड़ी होती है दुर्बल। इस कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं कम, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? कारण क्या है? कारण यही है समवाले में, क्योंकि यहां पर अंतरा आणविक जो आकर्षण बल पाए जाएंगे आपके वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहां पर पाए जाने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनमें पाए जाने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल ये हो जाते हैं आपके यहां वीक। इस कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सम संख्या वाले कार्बन जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है विषम कार्बन की संख्या परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा ही ज्यादा होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? चलेगा। और 10 कार्बन के बाद में यदि आप चलते हो, मान लीजिएगा आप डेकेनोइक एसिड के बाद में चलते हो, तो फिर आपको ये क्रम देखने को नहीं मिलेगा, सम संख्या वाला और विषम संख्या वाला। फिर वहां पर कुछ अलग कंडीशन आ जाती। तो ये अपन ने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की रहती है संभावना। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।